Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. वेलकम टू फार्मा नर्ड। आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है लिडोकेन। इससे पहले मैंने जनरल एनेस्थीसिया पर भी वीडियो बनाई है और ये मेरी लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर सेकंड वीडियो है। आज का हमारा ड्रग है लिडोकेन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और आप मेरी बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो सी वीडियोस की अपडेट है वो रेगुलर आती रहेंगी। मेरा नाम डॉक्टर तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन। जाइलोकेन इसका जेनेरिक नेम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है जाइलोकेन के नाम से, इसलिए मैंने इसके साथ जाइलोकेन भी लिखा है। अगर हम इसके ड्रग की जेनेरिक नेम की बात करें तो इसका जेनेरिक नेम लिडोकेन या लिग्नोकेन है। और जैसे ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पैरासीटामोल का जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन भी है और पैरासीटामोल भी है, इसी तरह इसका जेनेरिक नेम लिडोकेन है और लिग्नोकेन है। केमिकल नेम 2-डाइइथाइल अमाइनो एन 2,6-डाइमिथाइल फिनाइल एसिटामाइड, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे जो HCl है ये हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट है, जो कि इसके अंदर ऐड नहीं है, ये एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। ये जो बाकी ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये लिडोकेन या लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C14H22N2O, मोलिकुलर वेट 238.3373 ग्राम पर मोल। इसका ड्रग कैटेगरी जनरल लोकल एनेस्थेटिक, और इसकी सेकंड ड्रग कैटेगरी है क्लास 1B एंटी एरिथमेटिक एजेंट्स। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है ये बेसिकली। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो लिडोकेन जो है वो जनरल एनेस्थेटिक है, निबिंग मेडिकेशन है जो एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को सुन कर देती है, नर्व ब्लॉक्स को, नर्व जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके नर्व्स के अंदर। और इसका टॉपिकल यूज भी होता है पर पेन को रिड्यूस करने के लिए, जो माइनर कट्स बॉडी के ऊपर लग जाते हैं उनको कम करने के लिए, और हेमोराइड की जो डिस्कम्फर्ट होती है उसको भी कंट्रोल करती है। हेमोराइड बवासीर को कहते हैं। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये जेली की फॉर्म में और जेल की फॉर्म में आती है 1% और 2%, और इंजेक्शन 1% और 2%, टॉपिकल सोल्यूशन 2% 4%, स्प्रे जो है 10%, और जो टॉपिकल ऑइंटमेंट और प्लास्टर है वो 5%। लिडोकेन जो है वो सिंथेटिक अमाइनो एथाइलमाइड है और ये लोकल एनेस्थेटिक और एंटी एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज रखती है। जो लिडोकेन है वो न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करती है और वोल्टेज गेटेड चैनल को इनहिबिट कर देती है, और इस इनहिबिट की इस इनहिबिशन की वजह से जो इनिशिएशन होती है, ये जो शुरुआत और जो कंडक्शन होती है इंपल्स की, वो कम हो जाती है और रुक जाती है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सिमिलर है ब्यूपिकेन से, और ये जो नर्व इंपल्स होती है उसकी कंडक्शन और जनरेशन को रोक देता है, और सोडियम की जो परमिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, और एक्शन पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेड आ जाता है नर्व इंपल्स की कंडक्शन में। और इस तरीके से जो लोकल एनेस्थीसिया है वो हो जाता है, और जो बॉडी का जिस पार्ट को हम एनेस्थीसिया देना चाहते हैं वो सुन्न हो जाती है। अगर हम इसकी एंटी एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिडोकेन जो है वो डीपोलराइजेशन को डिक्रीज कर देती है, ऑटोमिसिटी और एक्साइटेबिलिटी जो ऑफ वेंट्रिकल्स की जो होती है डायस्टोलिक फेज में। सिस्टोलिक फेज वो होती है जब ब्लड पंप करता है हार्ट आउटसाइड द बॉडी, और डायस्टोलिक फेज वो होती है जब हार्ट रिलैक्स करता है बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द टिश्यूज, स्पेशली ऑन प्रिकॉन्जी नेटवर्क। जो प्रिकॉन्जी फाइबर्स होते हैं जो हार्ट के एंड के अंदर होते हैं प्रिकॉन्जी फाइबर्स, उनके ऊपर ये एक्शन अपना करता है, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑटोनोमिक सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, जिसकी वजह से ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ना हार्ट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ना एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन की वेलोसिटी
और ना ही एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज आती है इसकी यूजुअल थेराप्यूटिक डोज के साथ। तो ये इस तरीके से जो सी हार्ट इसकी लिडोकेन जब उसकी डीपोलराइजेशन करवा देता है और फिर कॉन्जी फाइबर्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, तो इस तरह से ये एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज और एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पर भी यूज किया जाता है और ये हार्ट के रिदम को ठीक कर देता है। अगर हम इसके अब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसकी जो सी अब्जॉर्प्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन और डैमेज स्किन सेल्स के अंदर बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो स्किन इंटैक्ट होती है यानी जो जिसमें डैमेज नहीं होता उसके अंदर ये इसकी इतनी अच्छी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। और ये जो ये जो एयरवेज है, जो इसका ट्रैकियो ब्रैंकियल ट्री है और एल्वोलाई है और ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर भी क्विकली अब्जॉर्ब होता है और लिडोकेन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर भी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होती है और इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी भी जो है वो 35% है, लेकिन नॉर्मली तौर पे इसको ओरली नहीं दिया जाता। इंजेक्शन जो है टिश्यू के अंदर वो भी काफी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं और इसका अब्जॉर्प्शन रेट जो वेस्कुलरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टिश्यू के अंदर जो फैट अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इवन जो ये एड्रीनालिन देते हैं वो भी दिया जाता है और इसके एड्रीनालिन के मिक्सचर के साथ भी जो है वो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जिसमें एड्रीनालिन भी होता है जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं और लिडोकेन भी होता है, वो मिक्स होता है क्योंकि जब एड्रीनालिन को हम देते हैं साथ तो वो एड्रीनालिन वासोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है जिसकी वजह से जो लिडोकेन का इफेक्ट है वो कई टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बॉडी के तमाम सेल्स बॉडी के तमाम टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये हाईली परफ्यूज्ड सब्सटेंस है बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। और इसकी हाईएस्ट परसेंटेज जो जिसके अंदर ये बॉडी हमारे ब्लड बॉडी टिश्यूज के अंदर जो होती है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं और ये इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे मसल मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू देन देयर एफिनिटी। मसल मास की वजह से बुनियादी तौर पे जो है ये इसकी स्केलेटल मसल के अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसके ऑक्सीडेटिव एंड डीएल्काइलेशन होती है जिसकी वजह से ये इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मोनो इथाइल ग्लाइसिन एक्सिलिडीन बनता है और ग्लाइसिन एक्सिलिडाइड बनते हैं। ये दो इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं मेजर। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है और अगर हम इसकी बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें तो रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो इसका वो किडनी के थ्रू है 5% तक जो ड्रग है वो जाती है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0.7 टू 2.7 लीटर पर केजी। और अगर हम इसके क्लियरेंस की बात करें तो इसकी क्लियरेंस 0.64 है लीटर पर मिनट प्लस माइनस 0.18, यानी कि इसमें ये ऐड भी हो जा सकता है और उसमें कम भी हो सकता है, तो ये प्लस माइनस जो है ये 0.8 इसका फैक्टर है और जो इसकी क्लियरेंस है वो 0.64 लीटर पर मिनट होती है। इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इनिशियल फेज के अंदर 7 to 3 मिनट्स होती है और जब इसका टर्मिनल फेज आती है तो उसके अंदर इसकी हाफ लाइफ 1.5 to 2 आवर्स तक भी हो जाती है। इसकी इंडिकेशन होती है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर, वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, और जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं और उनकी वेंट्रिकुलर बीट्स जब इरेगुलर होती हैं कार्डियक अरेस्ट के दौरान, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ऑफ लेबल इसको यूज किया जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अंदर ये जो हम स्प्रे यूज करते हैं इसका लिग्नोकैन का, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी जो है वो 1 मिनट या उससे कम 45 सेकंड से कम से पहले इजैकुलेट हो जाए तो उसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। जब ये लिग्नोकैन का स्प्रे यूज किया जाता है तो लिग्नोकैन जो है वो पेनाइल सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देती है जिसकी वजह से टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम हेमोराइड्स की बात करें तो हेमोराइड्स जो होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। इवन हेमोराइड्स के साथ साथ एनल फिशर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। हेमोराइड्स छोटे छोटे दाने बन जाते हैं एनस के अंदर जिस क्योंकि जो वेसल्स होती हैं खास तौर पर कैपिलरीज उनके ऊपर प्रेशर फील होता है तो वो बॉडी से पाइप आउट कर जाती हैं
और वो हेमोराइड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम उर्दू में बवासीर कहते हैं। और एनल फिशर कहते हैं कि जो एनल लाइनिंग होती है उसके अंदर जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू दी कॉन्स्टिपेशन। तो इस जो था सूथिंग इफेक्ट देने के लिए या उनको सुन करने के लिए ये ग्लिग्नोकैन को भी यूज किया जाता है। एनल फिशर के लिए भी यूज किया जाता है और हेमोराइड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। हेमोराइड्स बवासीर को कहते हैं। अगर हम इसकी सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इसकी सर्विस लेवल कैटेगरी है। और हाई अलर्ट मेडिकेशन है। इसके हाई अलर्ट मेडिकेशन होने की दो वजूहत है। पहली वजह यह है कि ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर खास तौर पे ये जो नर्व ब्लॉक्स होते हैं रैपी उसके लिए भी यूज होती है। और जो दूसरी इसके लिए जो मेंशन किया जाता है हाई अलर्ट मेडिकेशन के जो इंटरनेशनल काउंसिल है उसने जो मेंशन किया उसने इसको इस वजह से हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर किया क्योंकि ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। तो इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो ये लाइफ कॉजिंग या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए हाई अलर्ट मेडिकेशन। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें जो है तो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होता है उसके अंदर प्री क्यूटेनियस अगर हम देना चाहते हैं तो प्री क्यूटेनियस के लिए 1 to 60 ml ऑफ 0.5 to 1% सोल्यूशन दी जा सकती है। और 5 mg to 300 mg इसकी टोटल डोज हो सकती है। और आईवी रीजनल के लिए हम 10 ml to 60 ml ऑफ 0.5% सोल्यूशन जिसकी डोज टोटल डोज 550 mg to 300 mg बनती है। और अगर हम इसकी पेरिफेरल नर्व फ्लो की बात करें तो ब्रेकियल के लिए 15 to 20 ml पर 1.5% सोल्यूशन जो कि 225 से 300 mg की टोटल डोज बनती है। डेंटल के लिए 1.1 to 5 ml 2% सोल्यूशन जो कि 20 to 100 mg की टोटल डोज बनती है। और इंट्राकोस्टल मसल्स के लिए इंटरकोस्टल के लिए जो है वो 3 ml से 3 ml ऑफ 1% सोल्यूशन जो कि 30 mg की टोटल डोज बनती है। अगर हम इसके पेरिफेरल नर्व ब्लॉक की बात करें तो पैरावर्टिबल के लिए 3 to 5% 1% सोल्यूशन जो कि 30 to 50 mg की टोटल डोज बनती है। और अगर हम प्यूडिडल की बात करें तो उसके लिए ईच साइड में 10 ml to 10 ml ऑफ 1% सोल्यूशन जो कि 100 mg की टोटल डोज बनती है। और अगर हम पैरासर्वाइकल ऑब्स्ट्रिक्टल एनाल्जेसिया की बात करें तो ईच साइड के लिए 10 ml ऑफ 1% ऑफ सोल्यूशन जो कि जिसकी टोटल डोज 100 mg बनती है। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व ब्लॉक की बात करें तो सर्वाइकल के लिए 5 ml ऑफ 1% सोल्यूशन और 50 mg की टोटल डोज बनती है। लंबर के लिए 5 to 10 ml 1% सोल्यूशन और ये जो टोटल डोज बनती है 50 to 100 mg की टोटल डोज बनती है। इसी तरह अगर हम सेंट्रल और न्यूरल ब्लॉक की बात करें एपिड्यूरल की बात करें तो ये जनरल में 2 to 3 ml एनेस्थीसिया। और थोरेसिक की बात करें तो 20 to 30 ml 1% सोल्यूशन 200 to 300 mg इसकी टोटल डोज बनती है। और अगर हम लिम्बर एनाल्जेसिया की बात करें एनाल्जेसिया कहते हैं कि जब आप किसी पेन को या पेन की सेंसेशन को खत्म करते हैं तो उसको एनाल्जेसिया कहते हैं। तो ये 25 to 30 ml बनती है 25 to 30 ml देती है 1% सोल्यूशन जो कि इसकी टोटल डोज 250 to 300 mg की टोटल डोज इसकी बनती है। लंबर एनेस्थीसिया के लिए हम देते हैं 15 to 20 ml ऑफ 1.5% सोल्यूशन जो कि 225 से 300 mg बनती है। या हम देते हैं 10 to 15 ml ऑफ 2% सोल्यूशन जो कि 200 से 300 mg की टोटल डोज बनती है। इसी तरह अगर हम एरिथमियास की बात करें जो कि अडल्ट्स या बड़े पेशेंट के लिए होते हैं तो वो डायरेक्ट इंट्रावीनस अगर हम इन्फ्यूजन देते हैं तो इसमें 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से जो कि यूजुअली 50 to 100 mg की टोटल बनती है। लोडिंग डोज उस डोज को कहते हैं जो सबसे पहले दी जाती है स्टार्ट के अंदर। और मेंटेनेंस डोज उस डोज को कहते हैं जब हम ऑपरेशन को या किसी मेडिसिन को कंटिन्यू करवाते हैं। लोडिंग डोज सबसे पहले देते हैं जो फर्स्ट डोज होती है लोडिंग डोज, ताकि बॉडी के अंदर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अचीव किया जाए। तो ये उसकी 1 mg पर kg के हिसाब से बनती है। और ये
25 to 50 mg पर मिनट के हिसाब से इसको दिया जाता है, और इसकी जो सी डोज है उसको हर 5 मिनट के बाद रिपीट भी किया जा सकता है इफ नेसेसरी। ये डायरेक्ट इंट्रावीनस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि यूजुअली फॉलो की जाती है कॉन्टिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ लिडोकेन, जो कि एंटी एरिथमिक इफेक्ट को मेंटेन करती है। अगर हम इसकी कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की बात करें, जो कि हम लोडिंग डोज के बाद देते हैं, तो ये 1 to 4 mg पर मिनट के हिसाब से बनती है, जो कि 20 to 50 माइक्रोग्राम माइक्रो 10⁻⁻⁶ ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से हम देते हैं। यानी कि हम 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देंगे इसकी जो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन की डोज होगी, और ये यही सीक्वेंस रहेगा। और अगर हम वैसे उसकी ड्रग की बात करें तो ये 1 to 4 mg पर मिनट के हिसाब पर मिनट दी जा सकती है। अगर हम बच्चों की बात करें पेडियाट्रिक्स के अंदर, तो कॉन्टिन्यूस जो इसकी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की डोज होती है, जो कि लोडिंग डोज के बाद दी जाती है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, तो वो नॉर्मली 30 माइक्रोग्राम, अगर हम इसकी 30 माइक्रोग्राम होती है, जो कि 20 to 50 माइक्रोग्राम की रेंज भी हो सकती है, और ये 0.03 माइक्रोग्राम मिलीग्राम से लेके इसकी एवरेज 0.03 मिलीग्राम की होती है, लेकिन जो रेंज है वो 0.02 to 0.05 मिलीग्राम की पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और इसका जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो अडल्ट, जो इसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो यूजुअल अडल्ट डोज के मुकाबले के अंदर 4 mg पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसकी डायरेक्ट इंट्रावीनस इंजेक्शन की बात करें तो 1 mg पर केजी बॉडी वेट एज लोडिंग डोज, और ये 20 to 25 mg पर मिनट के हिसाब से इसको देते हैं, और ये हर 5 मिनट के बाद इसको रिपीट करते हैं पेडियाट्रिक्स के अंदर। अब हम इसकी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको जब हमने एडमिनिस्टर करना है तो इसकी कुछ कंसिडरेशन है, डोजिंग कंसिडरेशन, उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे पहली डोजिंग कंसिडरेशन है कि इसको एपिड्यूरल और जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए तो हमने प्रिजर्वेटिव फ्री प्रिपरेशन यूज करनी जिनमें प्रिजर्वेटिव ना हो, और इसको हम बफर भी कर सकते हैं 9:1 की रेशियो में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके। और 2 ml ऑफ लिडोकेन from 20 ml vial and add 2 ml of sodium bicarbonate solution to that vial। तो ये उसको हम बफर कैसे कर सकते हैं, ये उसके अंदर ये बताया गया। अगर हम इसकी बात करें, यानी कि जब 20 ml की वाइल होगी उसके अंदर हम 2 ml सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, और बाकी जो 18 ml होता है वो हमारा ये होगा लिडोकेन। तो इस तरह से इसका बफर बनाया जाएगा 9:1 की रेशियो के अंदर। इसमें 1 होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और 9 होगा लिडोकेन। अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो ये 4.5 mg पर केजी अप टू 300 mg की इसकी मैक्सिमम डोज हो सकती है लिडोकेन की विदाउट एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन को कहते हैं। और अगर हम इसकी उसके साथ बात करें तो ये 7 mg पर केजी से लेके 500 mg तक इसकी जो है वो डोज हो सकती है लिडोकेन की एपिनेफ्रिन के साथ। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। इसकी आईवी प्रेपरेशंस की बात की जाए तो इसकी जो स्टैंडर्ड डाइल्यूएंट है वो 2 mg 2 ग्राम होगा, और ये 250 ml और 5% एक्स्ट्रोस वाटर इसका स्टैंडर्ड डाइल्यूएंट होता है। अगर हम इसके आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमें माइक्रो ड्रिप यूज करनी चाहिए, और उसका रेट 60 ड्रॉप्स पर ml हो, और जो उसका इन्फ्यूजन पंप है उसको भी हमें एक्यूरेटली चेक करना चाहिए कि वो उसको एक्यूरेट मेजर कर रहा है कि नहीं। उसके साथ जो लोकल थ्रोम्बोफिलिटिस फिलिपिटिस के भी हो सकता है पेशेंट को, अगर वो पेशेंट जो है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसकी आईवी इन्फ्यूजन को इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। और अगर दूसरे तौर पे देखें तो हम 1 ग्राम ऑफ जो ड्रग होती है उसको ऐड कर सकते हैं into 1 liter of 5% dextrose injection to provide solution of
containing 1 mg/ml, यानी कि 1 ग्राम ड्रग को हम जो है वो 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज के अंदर इसको ऐड करके दे सकते हैं। इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट्स हैं जब हम किसी ड्रग को देते हैं तो इसके लिए क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट होता है, तो इससे जो आईएम साइड होती है, इंट्रामस्कुलर साइड, वहां पे पेन भी हो सकती है, और जो है इससे सीरम क्रेटिनिन का जो सीरम क्रेटिनिन काइनेज है जो कि हार्ट के बारे में बताता है, यानी कि हार्ट के हेल्थ के बारे में भी जो एंजाइम बताता है, जब हार्ट अटैक होता है तो उसको मॉनिटर करते हैं कि इसका लेवल क्या है। तो ये आईएम इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उसके लेवल्स को भी इंक्रीज कर सकता है। और जो पेन है वो इंट्रामस्कुलर साइट ऑफ इंजेक्शन के ऊपर हो सकते हैं, तो इसलिए फिर कूलिंग पैचेस को यूज किया जाता है, जिसमें कूल फीवर पैच और बाय बाय फीवर है, तो उस तरह के पैचेस को यूज किया जाता है ताकि पेन कम हो। अगर हम इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 5% एक्सट्रोज के साथ और हाफ नॉर्मल सलाइन के साथ और नॉर्मल सलाइन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी निकलती है। इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करें तो एम्फिटाइसिन बी और कार्बाजीन और ये मेथोहेक्सिटिलेट और फिनोटोइन के साथ इसकी आईवी इनकम्पैटिबिलिटीज हैं, और सीफाजोलिन के साथ इसकी सिरिंज के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर ये एक सिरिंज यूज करेंगे तो तब। और वाई साइड के ऊपर इसकी इन्फोटेरिसिन बी, कोलेस्ट्रॉल SO4 और थायोपेंटोल के साथ इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है। स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे रखें ठीक रहेगा, और इसको फ्रीजिंग को अवॉइड करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी, और अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है अमाइड एट टाइप ऑफ एनेस्थेटिक से, तो उससे बचाएं। अगर किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है तो उस कंडीशन में बचाएं। अगर किसी पेशेंट का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया तो उस पर कंडीशन के अंदर, इन तीनों कंडीशन के अंदर हम इसे नहीं देंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। प्रिकॉशंस की बात करें तो जो है एपिनेफ्रीन के साथ इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके वेसोकंस्ट्रिक्टेड इफेक्ट होता है एपिनेफ्रीन का, जो कि लोकल हेमोस्टेसिस को इंक्रीज करेगा, और इससे इसकी जो सिस्टमैटिक अब्जॉर्प्शन है वो कम, वो जो इसकी सिस्टमैटिक अब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगी, और इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, जो इसका टाइम पीरियड है इसका इंक्रीज होगा। इसलिए नोज के अंदर और ईयर के अंदर इसको यूज नहीं करते एपिनेफ्रीन के साथ, इसको वैसे ड्रग देते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। जब एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया जाता है, खुसूसन जनरल एनेस्थीसिया, तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो यह इसका एक साइड इफेक्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी है, जो जिनको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट को भी नहीं देते, और रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट को भी नहीं देते, और अगर किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो उसको भी नहीं इसको देंगे, एहतियात से देंगे। और अगर हम इसकी बात करें, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर इसको नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव फ्री देंगे अगर हमने देना होगा तो। और इसकी जो है सिस्टम काफी बेहतरीन सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन की रिपोर्ट सामने आई है, अगर म्यूकोजल सरफेस या ओपन वुंड सरफेस के ऊपर इसको देते हैं, तो इसलिए वहां पे भी एहतियात से इसको देंगे। टॉक्सिसिटी की बात करें तो LD50 इसका 346 और से लेके 773 mg/kg रैट्स के अंदर है। और अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी साइन की बात करें तो सर्क्यूमरल पैरेस्थीसिया है, और मस्कुलर ट्रेमर्स है, नमनेस ऑफ टंग है, जनरलाइज कन्वर्जन्स है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, इमीडिएट और इफेक्टिव वेंटिलेशन के इसकी एज एंटीडोट हम यूज करेंगे। अगर किसी पेशेंट को इसकी टॉक्सिसिटी साइंस आते हैं तो हम इमीडिएट और इफेक्टिव वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन देंगे ताकि उसके ये साइंस कम हो सके। इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है, और मिल्क के अंदर भी एक स्क्रीट होता है, इसलिए इसको लैक्टेटिंग मदर्स को चाहिए कि अगर वो ये यूज कर रही है तो ये बच्चों के अंदर क्वेश्चंस के साथ है। इसके टोटल 14 ड्रग इंटरेक्शन है, जो कि काफी कम है। टॉपिकल लिडोकेन के 2 मेजर है, 38 मॉडरेट है, और प्रिलोकेन और एस्पिरिन इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसके 5 डिजीज इंटरेक्शन है, जिसमें टीथ पेन है, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन है, हेपेटिक डिसफंक्शन है, रीनल डिसफंक्शन है, और सीजर्स है। एडवर्स इफेक्ट इसके डिजीनेस है, कंफ्यूजन है, कन्वर्जन है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, और साथ में इसकी कार्डिक अरेस्ट है। ये इसके ब्रांड नेम है एनाकीन एक्सन की आती है 1% 2% सोल्यूशन के अंदर, और ये 2 ml और 10 ml के एम्प्यूल के अंदर आती है। ज़ाइलोकेन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बैरेट के 2% इंजेक्शन के अंदर, जो कि इसका 10 ml
50 ml के एम्प्यूल्स के अंदर आती है, जेली 2% के अंदर आती है और ये 15 ग्राम की जेली होती है। उसके बाद ऑइंटमेंट भी आती है 5% 20 ग्राम की, और टॉपिकल सोल्यूशन 4% 50 ml का। ये सारे ज़ाइलोकेन के नाम से आते हैं, इसीलिए मैंने इसको जेनेरिक नेम के अंदर इसका लिडोकेन और लिग्नोकेन के साथ ज़ाइलोकेन भी लिख दिया था, लेकिन ज़ाइलोकेन इसका जेनेरिक नेम नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और लिग्नोकेन जो है वो भी एक आता है लीड फार्मा का 1% और 2% के 2% सोल्यूशन के अंदर 2 ml और 10 ml के एम्प्यूल्स में। ये डाटा मैंने एफडीए की वेबसाइट से, मेड्सकेप की वेबसाइट से, ड्रग बैंक drugs.com, पबकेम और फार्मा गाइड के एडिशन 24 के पेज 984 से लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, press like button and turn on notification to get more updates.